इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन की सहायता से वेतन से आय की गणना करने का अभ्यास करेंगे। वेतन से आय की गणना को समझने के लिए अपन जो इलस्ट्रेशन ले रहे हैं उसमें एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जब उससे संबंधित जो नियम है अपन उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और उसके हिसाब से कितनी राशि कर योग्य होती है, कितनी राशि कर मुक्त होती है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में जो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद कंप्यूटेशन अपन करेंगे। तो देखिए यहाँ श्री संजय बनर्जी है, जयपुर में रहता है, जहाँ की आबादी कितनी मानी है, 27 लाख मानी है। एक निजी कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहा है, निजी कंपनी में कार्यरत है। गत वर्ष के लिए उसने अपनी इनकम का ब्यौरा जो दिया है वो इस प्रकार है। उनको 12,000 रुपये की उद्गम स्थान पर कर की कटौती, यानी टैक्स कितना काटा है इनका, 12,000 रुपये। 10,800 रुपये प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान और वेतन का 10% मकान किराए की कटौती के बाद, वेतन का कितना काटा है, 10% मकान किराए की कटौती दी है, काटी है, उसके बाद 60,000 का शुद्ध वेतन इनको प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ ये जो कटौती की है ये अगर कटौती नहीं करता तो कर्मचारी को ये पेमेंट मिला हुआ माना जाता है, ये कर्मचारी को ही मिला हुआ माना जाता है, इसलिए कर योग्य होता है। तो 60,000 का शुद्ध वेतन प्राप्त हुआ है, 12,000 टैक्स काटे, 12,000 रुपये टैक्स के रूप में काट लिए, तो 60 + 12 72,000 और 10,800 प्रमाणित भविष्य निधि के, 72 10 82,800 रुपये टोटल इसको बनता है। अब क्या बचा, वेतन का 10% मकान किराया, तो इसका मतलब 82,800 के बाद 82,800 है वो 90% पार्ट है। 90% क्यों है कि मान लीजिए जो भी वेतन उसको मिलता है उसका 10% काटने के बाद का ये टोटल आता है 60,000 + 12,000 + 10,800, ये 10% काटने के बाद का है। तो 82,800 जब 90% है तो 10% कितना होगा इसका, तो वो अमाउंट आएगा 9,200। 82,800 में 90% का भाग देंगे तो उसका 100% निकालेंगे तो 92,000 आ जाएगा और उसका 10% निकालेंगे तो 9,200 आ जाएगा। तो जो रेंट जो काटी है, कटौती है रेंट की, उद्गम स्थान पर वेतन का 10% मकान किराए की कटौती की है, वो 9,200 की आएगी। तो 9,200 भी जोड़ देंगे अपन, 10,800 भी जोड़ देंगे, 12,000 भी जोड़ देंगे, तीनों से जोड़ने के बाद 60,000 में 92,000 का इसका वेतन बनता था। कितना बना, 92,000। तो इसकी जो नेट वो सैलरी लिखेंगे अपन, वो कितनी होगी, 92,000। 92,000 की कैलकुलेशन रिवर्स अब करके देखें तो 92,000 में 10% काटा तो 9,200 तो इसका रेंट ऑफ हाउस आ जाएगा और बाकी ये दोनों अमाउंट आ जाएंगे, तो उस हिसाब से नेट का टोटल बैठ जाएगा। तो ये 92,000 इसका अपन टैक्सेबल करेंगे बेसिक सैलरी के रूप में, 92,000 रुपये इसको मिले हुए माने जाएंगे जो कि पूरे के पूरे कर योग्य होते हैं। अब इसके बाद जाएंगे अपन महंगाई भत्ता। दूसरा पॉइंट क्या है, महंगाई भत्ता 600 रुपये प्रति माह मिलता है। देखिए महंगाई भत्ता मंथली मिले, कैसे भी मिले, परसेंटेज पे मिले, कर योग्य होता है, कर योग्य होता है। तो 600 रुपये के हिसाब से 12 महीने का 7,200 रुपये कर योग्य अपन कर देंगे। ठीक है, बोनस है 9,000 रुपये वार्षिक मिला है, तो बोनस अगर मिलता है तो ये भी कर योग्य है, तो 9,000 बोनस को भी कर योग्य कर देंगे। ठीक है, 2 बच्चों के लिए इनको शिक्षा का भत्ता 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा मिला है। देखिए बच्चों की शिक्षा के लिए जो कर्मचारी को भत्ता मिलता है वो 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा तक कर मुक्त होता है, अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त होता है। तो चूंकि 2 बच्चों के लिए मिला है, 100 रुपये की रेट पे मिला है, जितना नियमानुसार कर मुक्त होता है उतना ही मिला है, तो इसको 100 × 2 यानी 200 रुपये प्रति माह मिला, 12 महीने मिला तो 2400 रुपये मिला, 2400 रुपये कर मुक्त होता है। तो 2400 रुपये लिख के अपन 2400 रुपये कर मुक्त कर देंगे, एग्जम्प्टेड कर देंगे, तो कर योग्य राशि कितनी आएगी, नील आ जाएगी, यानी कर योग्य इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 100 रुपये की रेट के हिसाब से 2 बच्चों का अपन कर मुक्त करते हैं। अभी को इसको मिला बिक्री पर कमीशन 10%, बिक्री पर कमीशन कितना मिला है, 10%। गत वर्ष की बिक्री दी है 4 लाख की, 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000। 4 लाख का 10% 40,000 होता है, ये 40,000 रुपये इसके लिए टैक्सेबल होंगे, कर योग्य हो जाएंगे। मनोरंजन भत्ता 600 रुपये प्रति माह। मनोरंजन भत्ते की कटौती के संबंध में ये नियम है कि पहले इसको
ग्रोस सैलरी की गणना में जोड़ा जाता है और बाद में इसको छूट दी जाती है। चूंकि ये कर्मचारी कौन सा है, निजी कर्मचारी है, निजी कंपनी में कर्मचारी है, तो निजी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिलती है। तो ये अमाउंट टोटल का टोटल ग्रोस भी ग्रोस सैलरी में भी जुड़ जाएगा और फिर डिडक्शन नील आएगा, इसकी कटौती कोई नहीं मिलेगी, कोई भाग इसका कर मुक्त नहीं है। तो 600 रुपये इंटू 12 महीने का 7200 रुपये कर योग्य हो जाएगा। यात्रा भत्ता इसको मिला है 9000 रुपये। कितना मिला है? 9000 रुपये। और यात्रा पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की है? 6000। देखिए, यात्रा भत्ता के संबंध में यह है कि ट्रेवलिंग अलाउंस कर्मचारी को जितना मिलता है, यदि उससे कम राशि खर्च की, मतलब कर्मचारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भत्ता है। यात्रा भत्ता क्या है कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी पार्ट परफॉर्म कर रहा है और उसके लिए उसको ट्रेवलिंग करनी पड़ रही है, तो उसके लिए भत्ता मिला। अब ये भत्ता व्यय की गई सीमा तक कर मुक्त होता है, जितनी राशि खर्च कर दी कर्मचारी ने उतनी कर मुक्त होती है। तो मान लीजिए जैसे इसको इस कंडीशन में कितना दिया था? 9000 दिया था और कर्मचारी कह रहा है कि मैंने तो 6000 ही खर्च किए हैं, तो बाकी 3000 टैक्सेबल हो जाएंगे, बाकी 3000 कर योग्य हो जाएंगे। उनको गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा 1000 की पानी और बिजली की सुविधा दी गई। बिजली और पानी की सुविधा, चूंकि ये विशिष्ट कर्मचारी है तो कर योग्य होगी, तो 1000 रुपये की ये राशि कर योग्य हो जाएगी। बिजली और पानी की सुविधा 1000 रुपये की जो दी गई है वो कर योग्य हो जाएगी। उसको कार्यालय समय में 800 रुपये प्रतिमाह की दर से मुफ्त में नाश्ता दिया गया। यदि कर्मचारी को कार्यालय समय में यदि नाश्ता दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह कर मुक्त होता है, उसको सुविधा का मूल्य नहीं लेते उसमें कार्यालय के समय में नाश्ते की सुविधा को, इसलिए ये टैक्स फ्री होगा, कोई भी राशि टैक्सेबल नहीं होगी, अपन वेतन में इसको नहीं जोड़ेंगे। उनकी व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी का प्रीमियम 2000 रुपये नियोक्ता द्वारा चुकाया गया। यदि नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी की दुर्घटना की पॉलिसी लेता है और प्रीमियम चुकाता है तो वह भी कर मुक्त होता है, इसलिए उसके वेतन में नहीं जोड़ेंगे। एक्सीडेंटल पॉलिसी टैक्स फ्री होती है कर्मचारी का, नियोक्ता अगर उस पर कोई प्रीमियम चुकाता है तो। वे कंपनी के एक मकान में निवास करते हैं। कंपनी के मकान में, यानी मकान का मालिक कौन है? कंपनी है। उसका उचित किराया 4000 रुपये प्रतिमाह। फेयर रेंट कितना दे रखा है? 4000 रुपये प्रतिमाह। इस मकान के साथ उनको एक चौकीदार और एक रसोइये की सुविधा भी दी गई है, जिसका नियोक्ता प्रत्येक को 400 रुपये प्रतिमाह भुगतान करता है। तो देखिए, मकान कंपनी का है, किसका है? कंपनी का है। आबादी कितनी है? अपन ने शुरुआत में देखा था कि जयपुर में माना गया और 25 लाख से ज्यादा की आबादी दिखाई हुई है। तो ऐसी स्थिति में सुविधा का मूल्य वेतन का 15% मानेंगे, वेतन का 15% मानेंगे, क्योंकि मकान नियोक्ता का है और आबादी 25 लाख से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो मकान की सुविधा का मूल्य है वो वेतन का 15% मानेंगे। वेतन की जो परिभाषा दी गई है उसमें बेसिक सैलरी यानी कि 92,000 रुपये ले लेंगे इस कंडीशन में। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता उसी स्थिति में लेते हैं जब वो सेवा शर्तों के अधीन हो। आप क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए अपन ये एज्यूम करेंगे कि वो सेवा शर्तों में नहीं है, इसलिए उसको नहीं जोड़ेंगे। बोनस जुड़ता है वेतन में, तो 92,000 में 9,000 बोनस के जुड़ जाएंगे। फिर कमीशन ऑन सेल्स भी जुड़ेगा, क्योंकि वो कर योग्य पार्ट कमीशन ऑन सेल्स इस पर्पज से जोड़ा जाता है। इसके बाद जो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस है 7,200 का, इसको भी जोड़ेंगे अपन, क्योंकि ये भी उसमें जोड़ा जाता है। और इसके बाद जो अमाउंट है उसको ट्रेवलिंग के लिए 9,000 मिला, 6,000 अपन ने कर योग्य किया था, कर मुक्त किया था, तो बाकी का कर योग्य पार्ट 3,000 का है, वो भी जोड़ेंगे। इस प्रकार कुल मिला के जो वेतन बनेगा इसका वो 1,51,200 में बन जाएगा, यानी 92,000 प्लस 9,000 का बोनस प्लस 40,000 बिक्री पर आधारित कमीशन प्लस 7,200 इसका जो एंटरटेनमेंट अलाउंस था वो प्लस 3,000 वो इसका जो ट्रेवलिंग अलाउंस था। जो फैसिलिटी मिली है वो उनको नहीं जोड़ेंगे, फैसिलिटी मिली है उनको नहीं जोड़ेंगे। तो इस प्रकार 1,51,200 का 15% 22,680 रुपये आएगा। 22,680 आएगा। नियोक्ता ने कितना काटा है? वेतन का 10% काटा है, जो कि अपन ने पहले कैलकुलेट किया था, तो 9,200 काट लिया। तो 22,680 में से 9,200 घटाएंगे तो 13,480 इस सुविधा का मूल्य आ जाएगा।
13,480। देखिए कैसे कैलकुलेट की कि जब मकान मालिक नियोक्ता होता है, मकान का मालिक नियोक्ता होता है और आबादी 25 लाख से ज्यादा होती है तो वेतन का 15% सुविधा का मूल्य लेते हैं। ठीक है, चूंकि वेतन का 15% लेंगे तो वेतन की परिभाषा में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता अगर सेवा शर्तों में हो और अन्य भत्ते कर योग्य भत्ते लेते हैं सारी। तो चूंकि मूल वेतन 92,000 है, बोनस 9,000 का है, बिक्री पर आधारित कमीशन 40,000 है, 7,200 का मनोरंजन भत्ता है, 3,000 का ट्रेवलिंग अलाउंस का कर योग्य पार्ट है, इन सबको जोड़ेंगे, इनके टोटल का 15% निकालेंगे और उसमें से जो नियोक्ता ने राशि काटी है वो 9,200 घटा देंगे तो 13,480 का अमाउंट इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए इस मकान में इन्होंने चौकीदार और रसोइयों की सुविधा दी है, 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको पेमेंट किया जाता है। तो ये 400 रुपये प्रति माह चौकीदार और रसोइया का जो पेमेंट है वो 400 × 12 4800 दोनों का टैक्सेबल हो जाएगा, ये उसके वेतन में जुड़ेगा, इस सुविधा का मूल्य वेतन में जुड़ जाएगा। तो ये 400 × 12 400 × 12 दोनों का चौकीदार और रसोई का दोनों का जोड़ देंगे अपन। इसके बाद इनको एक मोटर कार दी है जिसकी क्षमता कितनी है 1.8 लीटर यानी 1.6 लीटर से ज्यादा होगी, कार्यालय और निजी उपयोग के लिए दी गई है। दोनों उपयोग है, कार्यालय और निजी उपयोग। और रख रखाव और चालक के खर्चे कौन वहन करता है, नियोक्ता वहन करता है। तो अपनी रेट जो है अगर निजी उपयोग और कार्यालय उपयोग के लिए मोटर कार दी जाती है और रख रखाव के खर्चे चालक सहित नियोक्ता वहन करता है, तो इसी स्थिति में 1.8 लीटर तक की क्षमता की जो कार होती है 1.6 लीटर क्षमता तक की कार होती है तो वो जो है उसकी रेट होगी टैक्सेबल की 1800 रुपये प्रति माह और उससे ज्यादा की 2400 रुपये प्रति माह। तो यहाँ कौन सी रेट लागू होगी, ज्यादा वाली लागू होगी, तो इसलिए 2,400 रुपये प्रति माह की दर से ये टैक्सेबल होगा। प्लस अगर चालक भी दिया है तो 900 रुपये जुड़ जाता है, तो 2400 + 900 यानी 3,300 रुपये प्रति माह के हिसाब से इस सुविधा का मूल्य मानेंगे। 3,300 × 12 महीने का जो अमाउंट आएगा वो 39,600 आएगा, जो कि इस सुविधा का मूल्य होगा। इस हिसाब से 1,800 और 2,400 रुपये की रेट है। 1.6 लीटर तक की हो तो 1,800 रुपये और उससे प्रति माह, और उससे ज्यादा की हो तो 2,400 रुपये प्रति माह। तो यहाँ चूंकि 1.6 लीटर से ज्यादा की क्षमता है तो इसलिए 2,400 रुपये प्रति माह हो गया। प्लस वेतन किसका, चालक का वेतन भी है इसमें, यानी चालक की सुविधा भी है, तो चालक के 900 रुपये और जोड़ते हैं अपन, वो तो सभी कंडीशंस में एक जैसे ही जोड़ते हैं 900 रुपये। तो 2,400 + 900 3,300 रुपये प्रति माह की दर से 3,300 रुपये प्रति माह की दर से टैक्सेबल होगा। अब देखिए अगला पॉइंट दिया है, नियोक्ता ने भविष्य निधि में 18,000 रुपये का अंशदान किया। भविष्य निधि में कितना कर दिया, 18,000 का। ये देखिए अपने वो क्वेश्चन में शुरुआत में दिया था कि ये भविष्य निधि कौन सा प्रमाणित भविष्य निधि है, और प्रमाणित भविष्य निधि में अगर 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है, 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है तो वो कर योग्य होता है। कंट्रीब्यूशन कितना किया, 18,000 का, तो इसमें से 12% घटाएंगे। 12% किसका घटेगा, वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों में हो, प्लस बोनस पर आधारित कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स, बिक्री पर आधारित कमीशन। तो चूंकि महंगाई भत्ता तो सेवा शर्तों में नहीं है, पर बिक्री पर आधारित कमीशन अपने यहाँ 40,000 है इस क्वेश्चन में। तो 92,000 + 40,000, 92,000 + 40,000 जो आएगा, 92,000 + 40,000 हो गया 1,32,000। 1,32,000 का अपन 12% अपन अलाउ करेंगे। कितना करेंगे, 12%, जो कि 15,840 रुपये होगा। 15,840। इसने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, 18,000 किया है, तो 18,000 में 15,840 घटा देंगे, बाकी जो अमाउंट बचेगा वो भविष्य निधि का, आरपीएफ का, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार भविष्य निधि में 13% की वार्षिक दर से 16,250 की राशि का ब्याज जमा किया है। ब्याज के लिए अपना नियमों में प्रावधान ये है कि 9.5% से ज्यादा अगर ब्याज दिया है तो बाकी राशि टैक्सेबल होगी। तो 16,250 से 13% की रेट से है, तो 9.5 के बाद कितना, 3.5% ज्यादा जमा कर दिया, तो अपन 3.5% निकाल लेंगे। तो 16,250 भाग देंगे 13 का, गुणा करेंगे 3.5 का, तो अमाउंट जो आएगा वो टैक्सेबल कर देंगे। मतलब 16,250 कितना है, 13% है, तो 13 का भाग दे देंगे और गुणा 3.5 से कर देंगे, क्योंकि 3.5%, 9.5 और 13 का डिफरेंस 3.5% होता है।
तो इस प्रकार अपन ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे और जो टोटल आएगा वो ग्रोस सैलरी हो जाएगा और उसमें अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन और मनोरंजन भत्ते की कटौती जो कि नील है वो देंगे। अभी तक जो नियम अपन ने डिस्कस किए, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया, वो अपन अभी सॉल्यूशन के रूप में यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। जिसमें देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर जो भी होता है उसका नाम लिख देते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। 2020-21 के लिए अपन ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अपना गत वर्ष 2019-20 है और असेसमेंट ईयर 20-21 है। बेसिक सैलरी में देखिए वही कैलकुलेशन की है। नेट सैलरी अपने को दी हुई जी 12,000 जोड़ दिया, 10,800 जोड़ दिया, 82,800 हो गया और उसमें 10% रेंट का जोड़ा, जो कैलकुलेशन भी दिखाई है 82,800 बट्टा 90 गुणा 10 92,000 आ गई। डीए 600 रुपए के हिसाब से 7,200 आ गया, बोनस 9,000 दिखा दिया। एजुकेशन अलाउंस इसने सीधा सीधा नील लिख दिया। अपन चाहें तो इसको ये भी दिखा सकते हैं कि एजुकेशन अलाउंस इनको 2400 रुपये मिला है, लेस एग्जाम्प्ट 2400 रुपये। लेस एग्जाम्प्ट कितना लिखें 2400 और फिर नील का अमाउंट लिखें, ज्यादा बेटर होगा। कमीशन ऑन सेल्स 40,000 बिक्री पर आधारित कमीशन लिख दिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ ग्रोस अमाउंट जोड़ते हैं 600 × 12 7200 रुपये अपन ये टैक्सेबल पार्ट है। ट्रेवलिंग अलाउंस देखिए ये दिखाने का तरीका जो ठीक है कि 9,000 इसको मिला, लेस एग्जम्प्टेड अपन ने 6,000 निकाल दिया तो 3,000 टैक्सेबल पार्ट आ गया। इसके बाद फ्री सप्लाई ऑफ वाटर एंड लाइट एंड वाटर 1,000 टैक्सेबल पार्ट है, वो अपन ने शो कर दिया। रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी 13,480 अपन ने इसको इन्होंने शो कर दिया। वर्किंग नोट में अपन इसको दिखा सकते हैं कि अपन 13,480 की कैलकुलेशन कैसे आई। तो वो अपन सैलरी की कैलकुलेशन दिखाएंगे, उसका 15% लेंगे और उसके बाद जो उससे चार्ज किया गया है 9,200 रुपये उसको घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ 13,480 रुपये आ जाएगा। वॉचमैन फैसिलिटी 4,800 रुपये, कुक फैसिलिटी 4,800 रुपये, कार फैसिलिटी 2,400 प्लस 900 ड्राइवर के गुणा 12 यानी 3,300 × 12 दिख करके दिखा दिया। और इसके बाद एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और 12% ऑफ सैलरी, तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन कितना दिया 18,000 और इसमें से अपन ने लेस एग्जाम्प्ट 15,840 ऐसे भी दिखा सकते हैं अपन। 18,000 को दिखाते और लेस एग्जाम्प्ट को 15,840 दिखा के अपन इसको करके 2,160 का टैक्सेबल पार्ट कर देंगे। वैसे ही आरपीएफ का इंटरेस्ट है वो भी कर दिया अपन ने 4,375। ग्रोस सैलरी आ गई 2,28,615। अपन चाहते तो दो जो फैसिलिटी थी इसको जिनको टैक्स फ्री किया था नाश्ते की सुविधा, तो उसको भी अपन चाहते तो अपन ये दिखा सकते थे कि फ्री रिफ्रेशमेंट अमाउंट वो दिखा देते अपन जितना वो टोटल अमाउंट है, लेस एग्जाम्प्ट पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट कर देते हैं। उसी प्रकार जो एक्सीडेंटल पॉलिसी है उसको भी अपन क्वेश्चन में चाहे तो लिख देते कि कितना 2,000 रुपये चुकाया, लेस एग्जाम्प्ट 2,000 कर देते और नील अमाउंट आ जाता। अपन ये भी कर सकते हैं कि उनको वर्किंग नोट में लिख दें कि ये जो एक्सीडेंटल पॉलिसी का जो प्रीमियम नियोक्ता ने चुकाया है और जो कार्यालय समय के दौरान फ्री नाश्ते की जो सुविधा है वो कर मुक्त है, तो भी अपनी बात पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार अपन ने ग्रोस सैलरी निकाली, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दिखाया। यहाँ इसको यहाँ ये भी दिखा सकते हैं अपन एंटरटेनमेंट अलाउंस और वो नील करके दिखाएंगे क्योंकि नील है इसलिए इसने शो नहीं किया, अपन उसको नील करके दिखाएंगे। यानी 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसको नील करके दिखाएंगे तो 50,000 की कुल कटौती होगी। तो टैक्सेबल सैलरी इस प्रकार 1,78,615 आ जाएगी। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को पहले एक एक पॉइंट को समझेंगे, समझने के बाद उसका नियम है उसके हिसाब से अपन कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद ये प्रेजेंटेशन अपना इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।